विदेशी व्यंजन भी कई ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों में फेमस हैं, बहुत ज़्यादा लोगों में लोकप्रिय हैं, लेकिन घर में क्योंकि उनको बनाने में ज़्यादा समय लगता है, जैसे पिज़्ज़ा आदि घर में बनाने में ज़्यादा समय लगता है, तो लोग क्या क्या ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो बाहर से कहीं से पिज़्ज़ा खरीद के खा लें, लेकिन वो खुद घर में बना नहीं सकते क्योंकि उनके पास समय का अभाव है। तो लेखक यहाँ यही कहना चाहते हैं कि हम वही व्यंजन अपनी खाद्य संस्कृति में शामिल कर रहे हैं, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी हो, जो कि जल्दी बनते हैं। आगे, जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमरतोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें पकाने बनाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। तो लेखक आगे क्या कहते हैं कि हम अपने घरों में वही देशी या विदेशी व्यंजन बनाना पसंद करते हैं जो कि जल्दी बन जाते हैं, आसानी से बन जाते हैं। और दूसरी बात, जो जटिल प्रक्रियाओं से, जटिल यानी कठिन, जो व्यंजन कठिन तरीकों से बनते हैं उनको हम कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं यानी रेसिपी बुक्स जो होती हैं उनके द्वारा पढ़कर ही हम उन्हें बनाते हैं, क्योंकि समय नहीं है लोगों के पास इतना। शहरी जीवन में यानी शहरों में रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन में सिर्फ भागम भाग है। उन्हें सुबह काम पर निकलने की जल्दी होती है और फिर ऑफिस से घर आने की भी जल्दी होती है कई बार, लेकिन फिर भी वो रात में 8:30, 8, 9 बजे तक घर पहुंच पाते हैं। तो इसीलिए इस स्थिति को देखते हुए लगता है कि ये ठीक भी है, ये स्वाभाविक है कि ऐसा होगा ही। लोगों के पास समय नहीं है तो वो कब भोजन बनाएंगे, इसलिए वो ऐसा ही भोजन बनाते हैं जो जल्दी बन जाए, जिसमें कम मेहनत लगे। और दूसरी वजह क्या है कि भोजन के कुछ व्यंजन हमारे भोजन से दूर होते जा रहे हैं कि महंगाई की वजह से भी क्या हो रहा है कि लोग भोजन के ऐसे व्यंजनों को बनाने से परहेज करते हैं या दूर रहते हैं जिनको बनाने में खर्चा ज़्यादा आता है। जैसे आपको भी पता है कि मिठाइयाँ, अब बहुत कम लोग ऐसे हैं जो घरों में मिठाइयाँ बनाते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था कि त्योहार के समय में सारी मिठाइयाँ घर पे ही बनाई जाती थी। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी, तो मेवे, घी, शक्कर, ये सारी चीज़ें जो थी वो सस्ती मिलती थी, तो लोग खरीद के इनको घर में बनाते थे, उनके पास समय भी होता था। लेकिन आज के लोगों के पास पहले तो समय नहीं है, और जिनके पास समय है भी तो इतनी ज़्यादा महंगाई है कि इन सब चीज़ों को बनाने के लिए लोग 4 बार तो सोचेंगे ही सोचेंगे, क्योंकि मेवे इतने महंगे हैं और इसके अलावा इन सब चीज़ों में लगने वाली जो अन्य चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं। इसलिए लोग इन सब चीज़ों को बनाने से अब परहेज करते हैं। आगे, खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। अभी तक तो हम किस बारे में बात कर रहे थे? नकारात्मक पक्ष के बारे में हम ज़्यादा बात कर रहे थे कि लोगों ने अपने भोजन में ऐसे व्यंजनों को बनाना छोड़ दिया है या नहीं बनाते जिनमें ज़्यादा समय लगता है, जिनमें ज़्यादा ऊर्जा लगती है, जो ज़्यादा महंगे हैं। तो इस वजह से हमारे भोजन के पकवान कम होते जा रहे हैं। लेकिन अब लेखक किस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इस मिश्रित संस्कृति की वजह से जो अच्छी बातें हुई हैं हमारे भोजन में, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या कहते हैं? गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है। यही जो मैं आपको बता रही थी कि कामकाजी महिलाएं यानी जो महिलाएं नौकरी करती हैं या फिर जो गृहिणियां हैं यानी जो घर में रहती हैं, तो इस संस्कृति की वजह से क्या हुआ है कि उन्हें ऐसी विधियां मिल गई हैं कि ये जो विविध प्रकार के भोजन थे जिनमें बहुत ज़्यादा समय लगता था, अब वे जल्दी बनने लगे हैं। इंस्टेंट वाली जो तरीके आ गए हैं, तुरंत बनने वाले जो तरीके आ गए हैं, उनकी वजह से एक तो गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं के जीवन में थोड़ा आराम हो गया है कि उन्हें ऐसे तरीके मिल गए हैं जिनसे कि कठिन प्रक्रियाओं से बनने वाले भोजन भी जल्दी बन जाते हैं। फिर आगे लिखते हैं, नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। इस लाइन का अर्थ यह है कि जो विविध व्यंजन आज हमारे देश में
आसानी से हमें मिल रहे हैं, या फिर जो हमारे देश के अन्य प्रदेशों के व्यंजन हैं जिन्हें हम अपने घर में आज आसानी से बना रहे हैं, वो हमें विशुद्ध रूप में प्राप्त नहीं है। अर्थात इडली और डोसा वगैरह, या फिर चाइनीज नूडल्स, या फिर पास्ता और पिज्ज़ा, ये सारी चीज़ें जब हम अपने घर में बना रहे हैं या भारत में जो हमें उपलब्ध हो रहा है, वो उसका विशुद्ध रूप नहीं है। आप जिस प्रकार से उनको बनाकर खा रहे हैं, और अगर आप असली किसी व्यंजन का उसी स्थान पर जाकर स्वाद लेंगे तो आपको स्वाद में बहुत ज़्यादा अंतर मिलेगा। यानी जो चाइनीज़ नूडल्स हम अपने घर में बनाकर खा रहे हैं या जो हमारे बाज़ारों में उपलब्ध हैं, अगर उन्हीं नूडल्स को हम चाइना में जाकर खाएं और वहाँ पर उनका स्वाद लें तो उनका स्वाद हमारे स्वाद से बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है, यानी कि हमें ये विविध व्यंजन इनके शुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है। शुद्ध रूप तो वही मिलेगा जहाँ पर कि ये असलियत में बनाए जाते हैं। अगर आप साउथ इंडिया में जाके इडली डोसा ये सब खाएंगे तो आपको वहाँ का स्वाद बिल्कुल अलग लगेगा, और जो वहाँ पर आपको स्वाद लगेगा वो स्वाद आपको यहाँ लगना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कई चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। एक तो मौसम का फ़र्क पड़ता है, और दूसरा जो मसाले वगैरह यूज़ होते हैं या जो मसाले वगैरह भोजन को बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, उनके स्वाद में अंतर है। साउथ इंडिया में जो, यानी दक्षिण भारत में जो मसाले हमें मिलते हैं वो ज़्यादा शुद्ध होते हैं, क्योंकि कई चीज़ों का अंतर हो जाता है जब हम कोई व्यंजन किसी विशेष प्रदेश या फिर विशेष देश की जगह कहीं और खाते हैं, क्योंकि वहाँ के मौसम और पकाने के तरीके में और स्थितियों में, इन सब चीज़ों में अंतर हो जाता है। तो इसलिए हमें वैसा शुद्ध स्वाद प्राप्त नहीं होता जैसा कि हमें वहाँ जाकर खाने में, या जो वहाँ पर बनेगा उसमें जैसा स्वाद होता है वैसा हमें प्राप्त नहीं होता। निखालिस का मतलब होता है शुद्ध रूप। आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। तो अब यह तीसरा सकारात्मक पहलू है। तीसरा सकारात्मक पहलू क्या है कि जब हमारी स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई, उसके बाद हमारे देश ने धीरे धीरे विकास करना शुरू किया, तो देश में कई प्रकार के उद्योग धंधे विकसित हुए, और उन उद्योग धंधों के विकसित होने की वजह से नौकरियां मिली लोगों को, और इसी क्रम में लोगों के तबादले यानी ट्रांसफर्स का एक सिलसिला शुरू हुआ, एक शहर से दूसरे शहर में जाने का। तो इससे क्या हुआ कि एक प्रदेश के खान पान की चीज़ें किसी दूसरे प्रदेश में पहुंच गई। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय यानी मिडिल क्लास के स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन या लंच बॉक्स खुलते हैं तो उनसे आप विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू महसूस कर सकते हैं। यानी जब लोगों का तबादला होता है, मान लीजिए कि कोई एक परिवार है जो कि उत्तर भारत में रहता है और उनका दक्षिण भारत के किसी प्रदेश में तबादला हो जाता है या ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उनके घर का जो बच्चा होगा तो उसके टिफ़िन में जो खाना होगा वो उत्तर भारतीय भोजन होगा, उत्तर भारत के प्रदेशों में मिलने वाला भोजन होगा, और वो भोजन उसके विद्यालय में पढ़ने वाले जो अन्य दक्षिण भारतीय बच्चे हैं उनके टिफ़िन के भोजन से भिन्न होगा। इसी प्रकार अब अगर एक विद्यालय में अलग अलग प्रदेशों के परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं तो उनके टिफ़िन में भोजन में भी विविधता अपने आप ही या स्वतः ही पाई जाएगी। तो यही वो कहते हैं कि इससे हमारे भोजन में क्या हुआ है, विविधता बढ़ी है। आगे हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी